हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? तो आज का स्वागत है युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को एक ही वीडियो में संपूर्ण तरीके से समझेंगे। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हमसे इस अध्याय को पढ़े और बेहतरीन तरीके से समझें। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, आपसे कोई भी पहला प्रश्न पूछ सकता है ना कि राष्ट्रवाद क्या है। क्या राष्ट्रवाद क्या है? ये कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है। आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद का नॉर्मल डेफिनेशन बताया। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो दो व्यक्ति या किसी देश के व्यक्ति को या अन्य व्यक्तियों को एक दूसरे से मिला जुला रखने की एकता की भावक होती है। ठीक है, अगर बुक अनुसार देखेंगे तो राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनैतिक चेतना का परिणाम है जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। ये राष्ट्रवाद जो है ना, राजनीतिक चेतना का या राजनीतिक सोच का एक ऐसा परिणाम है ना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और भूगोल क्षेत्र, किसी खास क्षेत्र, सभ्यता और किसी समाज या परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भाव होता है। और यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना का उदय कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रवादी विकास में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं? तो किसी भी देश में राष्ट्रवाद होने वाला होता है, क्रांति होने वाली होती है, तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या होती है उस चीज को देखते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहला, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थिति। पुनर्जागरण जब हुआ था ना, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन परिस्थितियों को फल स्वरूप वहां के लोगों के अंदर क्रांति करने की भावना जगी। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति को आदर्श मानकर लोगों ने क्रांति की। तीसरा, नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशासनिक एवं नेपोलियन प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्वारा जो भी कार्य किए गए थे जिससे लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़े थे, उसके कारण भी लोगों ने क्या किया? क्रांति किया। फिर मध्य वर्ग का उदय एवं उत्तर उदारवादी सोच, यानी मध्य वर्ग के जो लोग थे, किसान उसान, चाहे मिडिल क्लास फैमिली के जो भी लोग थे, उनके अंदर में क्या भावना जगी कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। ठीक है, उसके बाद पांचवा, तत्कालीन समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश। जो समाज था ना उस समय का, या तत्कालीन जो समाज था और संस्कृति जो उस समय की थी, वो उन्हें क्या कही थी? प्रेरणा दे रही थी कि हमारे समाज के जो बुजुर्ग थे या हमारे जो पहले के लोग थे, हमारे पिता, दादा, हमारे जो भी पूर्वज थे, उन्होंने कैसे कैसे युद्ध लड़े हैं और कैसे कैसे नीति दिलाई है, हम भी उनकी तरह युद्ध लड़े। ठीक है, अगला है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी में। मेटरनिक जो नीति अपनाई थी लोगों के प्रति, उस नीति का लोगों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर एक दर्द की सीमा खत्म हो जाती है ना, एक जब सीमा हिल जाता है, वो व्यक्ति लिमिटेशन जब क्रॉस कर देता है, तो वो बहुत डेंजर प्रूफ होता है। ठीक है, वैसे ही राष्ट्रवाद में जितने भी लोगों ने अलग अलग भूमिका निभाई, सबने मुसीबतें झेली थी, और जब सबके कष्ट लिमिट से बाहर आ गए ना, तब उनके क्या क्रांति करना प्रारंभ किया। देखिए, राष्ट्रीय चेतना का जब प्रारंभ हुआ ना, तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? इससे क्रांति होगी। क्या होगी? क्रांति। इसमें दो क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। 1830 की क्रांति होने का कारण क्या था? पहला, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, मेटरनिख की स्थापना हुई थी 1815 में। ठीक है, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, चार्ल्स एवं परिग्नेट का निरंकुश शासन और उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग का विरोध करना। ठीक है, जो भी उदारवादी थे उन्होंने क्या किया? अभिजात वर्ग के लिए कुछ ना कुछ प्रयास, इनको सफल कराने के लिए सरकार का विरोध किया। इसका परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला परिणाम लुई फिलिप था ना, लुई फिलिप फ्रांस का शासक बन गया और चार्ल्स टेन इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? उत्तरवादियों एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, यानी संविधान की वहां पर स्थापना कर दी, कहाँ पे? फ्रांस में। तीसरा क्या हुआ? मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती दी गई। इससे मेटरनिक व्यवस्था थी ना, उसको क्या चुनौती दी गई डायरेक्ट। उसके बाद राजशाही एवं चर्च के प्रभाव को चुनौती दी गई, यानी आने वाले समय में राजाओं का राज नहीं चलेगा, जनता अपना शासक स्वयं चुनेगी। ठीक है, अब देखिए, 1848 की क्रांति हुई थी ना, इसके कारण क्या थे? सबसे पहला कारण, लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति। लुई फिलिप जो था ना, वो उतना सक्सेसफुल राजा नहीं बनना ना, जो उतना राजा को होना चाहिए। वो किसी भी राजनीतिक मामले में, आर्थिक मामले में या अपनी जनता के भविष्य को सोचकर काफी कम सोचता था। दूसरा, असफल विदेशी नीति, यानी उसने जो भी नीति अपनाई ना, वो विदेशों में असफल रही। वो किसी भी दूसरे देश में से कोई नीति कार्य नहीं, किसी देश के साथ क्या कर पाए? व्यापार नहीं कर पाए। तीसरा कारण था भूखमरी और बेरोजगारी। जब वहां की जनता, फ्रांस की जनता भूखमरी और बेरोजगारी के कारण दर्द की ठोकरें खाने लगी,
तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, क्रांति शुरू कर दी है। इसका परिणाम क्या था, सबसे पहला परिणाम था पुरातन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, पुरातन व्यवस्था जो थी ना, पहले की जो व्यवस्था राजा वाला, वो सिस्टम क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, और गणराज्य यानी जनता द्वारा यानी वोट देने का अधिकार यहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना। क्या हुआ, जब लुई फिलिप हार गया तो उसके बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना, नेपोलियन तृतीय बना। इटली और जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया इटली क्रांति के बाद प्रारंभ हुई। ठीक है, अब देखिए इटली का एकीकरण, क्या इटली का एकीकरण, तो इटली के एकीकरण में कई सारी प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया है एकीकरण में बाधक तत्व। यानी जब अपने लाइफ में जब इस चीज को दिखेगा ना, जब भी आप सक्सेस होने का प्रयास कीजिएगा ना, बहुत से लोग आपके बाद भी आपके रास्ते में मुसीबत तैयार करेंगे। वैसे जब इटली की की बात है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या कहते हैं, पहला विषम भौगोलिक परिस्थिति, यानी इटली को कुछ इस प्रकार तोड़ा गया था ना तीन भागों में, उसे एकीकरण करना काफी हद तक असंभव था, संभव था बट बहुत ज्यादा मेहनत लगती। ठीक है, पर उसका भौगोलिक परिस्थिति, दूसरा उसका पड़ोसी देश, क्योंकि आपसे जानने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी ही होता है। ठीक है, तो इटली के क्रम में सबसे बड़ा विरोध कौन करता था, उसके पड़ोसी कौन कौन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तीसरा पोप का प्रभाव। ठीक है, इसके बाद आते हैं एकीकरण के सहायक तत्व कौन कौन से थे। एकीकरण में कुछ सहायक तत्व थे जिसमें सर्वत्र राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति जब राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करने की भावना जग जाती है, इटली के लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति कुछ न कुछ करने की भावना जगी। ठीक है, दूसरा फ्रांस की घटनाओं से प्रभावित हुए, यानी फ्रांस में जो 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, इससे वहां के लोग प्रभावित हुए और उनके अंदर भी क्रांति करने की प्रेरणा जगी। तीसरा नेपोलियन का सैन्य अभियान, नेपोलियन जी ने सैन्य अभियान किए थे जिसके वजह से लोगों को तकलीफ हुई थी, लोगों का नुकसान हुआ था, उससे भी लोगों ने क्या किया, क्रांति करने की प्रेरणा ली। चौथा क्या है, मेटरनिख की प्रतिक्रिया की सोच एवं नागरिक कदम। मेटरनिख ने एक प्रतिक्रिया कठोर निर्णय लेने में सक्षम था ना, उस कठोर निर्णय के कारण और नागरिकों के आंदोलन के कारण इटली का एकीकरण का सहायक तो बने। उसके बाद तीन महत्वपूर्ण नाम आते हैं, मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबॉल्डी। इटली के एकीकरण में इन तीनों के बारे में बहुत बात पूछा जाता है कि मेजिनी कौन था, काउंट काबूर और गैरिबॉल्डी कौन था, तो इन लोगों के बारे में ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे है कि एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी। एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहला योगदान निभाते हैं कौन, मेजिनी। कौन, मेजिनी। मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना की। किसकी स्थापना की, यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना 1821 में की, जिसके प्रमुख कार्य था विदेशी हस्तक्षेपों को रोकना। किसको रोकना, विदेशी हस्तक्षेप को, विदेशी हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है, यंग इटली का कार्य क्या था, विदेशी हस्तक्षेप जो एकीकरण में हो रहे थे उसको रोका जाए। दूसरा, उसने यंग यूरोप की स्थापना की जिससे पूरे यूरोप के नागरिक आपस में जुड़ सके। फिर तीसरा, 1848 जब क्रांति हुई ना, तो वापस कहाँ लौटा, इटली लौटा। कहाँ लौटा, इटली लौटा और जनवादी आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया, जनवादी आंदोलन किया। ठीक है, फिर ऑस्ट्रिया द्वारा सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक एल्बर्ट को हरा दिया गया, जिसके बाद मेजनी जो पुनः चला गया। इसने प्रारंभ कर दिया था कार्य। इसके बाद का कार्य किसने संभाला, काउंट काबूर ने। ठीक है, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था विक्टर एमेनुअल। काउंट काबूर कौन था, तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बना किसका, विक्टर एमेनुअल का। कौन प्रधानमंत्री था, काउंट काबूर। इसने 1853 से 54 क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के कूटनीतिक रूप से सहयोग किया। क्योंकि सोचा था ना, अगर हम यहाँ पर फ्रांस की सपोर्ट करेंगे ना, तो आने वाले समय फ्रांस भी हमारा सपोर्ट करेगा। इस चीज को माइंड में रखते हुए फ्रांस को सपोर्ट किया। अगला, नीस और सेवाएं को नेपोलियन तृतीय को देने का वादा किया कि अगर अगर हमारा युद्ध किसी देश से होता है तो आप अपनी सेना हमें देंगे। इसके बदले नेपोलियन ने क्या कहा, आपको हमें कुछ बदले में देना होगा। इस सिलसिले के नीस और सिवाई नामक दो जो राज्य थे उसको दे दिया, नेपोलियन को दे दिया। ठीक है, 1859 से 60 में लंबार्डिया पर अधिकार कर लिया, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस इन सब देशों ने विरोध किया ना, तो उसे छोड़कर वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया, ऑस्ट्रिया का ही अधिकार रहा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1860 से 61 में पार्मा मेडोने टस्की पर उसने वापस से क्या कर देते हैं हम लोग, गैरिबॉल्डी के बारे में। ठीक है, देखिए गैरिबॉल्डी से एक क्वेश्चन कंफर्म है ना, अगर पूछते हैं गैरिबॉल्डी पेशे से क्या था, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव इसका पीछे से पूछता है। ठीक है, तो याद रखना है गैरिबॉल्डी। गैरिबॉल्डी हम देखें तो गैरिबॉल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है,
और शुरुआत से वो किससे प्रभावित था? मेजनी से प्रभावित था। मेजनी की बातों को मानता था, उनकी बातों को उसे मानता था। ठीक है, फिर आगे चलकर इसने क्या किया, काउंट काउल थे ना, उनकी बातों से प्रभावित होने लगा और संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। ठीक है, उसने सिपली और नेपलस पर अधिकार कर लिया। तो सिर्फ उसने सिपली और नेपलस पर अधिकार कर लिया और विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधि बनकर क्या किया, उस पर राज करने लगा। जो भी टैक्स पेपर किसे दे देता था, विक्टर एमेनुएल को सौंप देता था। ठीक है, उसके बाद 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई थी इसने, लेकिन काबुल से मुलाकात होने के बाद काबुल ने समझाया, फिर इसने क्या किया, रोम पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। फिर इटली के दक्षिण क्षेत्र में शासक बनकर उसे प्रस्ताव मिला कि आप वहाँ का राजा बन जाइए, वहाँ पर राज्य कीजिए, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया उन्होंने और अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। किसको? सरकार को। और किसान का जीवन जीने लगे। और इनकी जीवनी इसको याद कर लीजिएगा, इनकी जीवनी लाला लाजपत राय ने, किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। लाला लाजपत राय ने लिखी है। ठीक है, इनकी जीवनी लिखिए, इनकी जीवनी किसने लिखी है? या रखेंगे, इनकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तरायण का अंतिम चरण, जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय लास्ट सिचुएशन में क्या हुआ, इटली के अंतिम चरण में ना काउंट काउर का मृत्यु कब? 1862 ईस्वी में काउंट काउर के मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद रोम और वेनेशिया का शासक यानी खुद खुद एकीकरण के नेतृत्व में इसने संभाला, विक्टर एमेनुएल ने अधिकार ले लिया। ठीक है, स्वयं एकीकरण के लिए आ गए संभालने के लिए। तो 1870 से 71 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध से उपजी अनुकूल परिस्थितियों के कारण पोप वेटिकन सिटी के अंदर शिफ्ट हो गया। यानी क्या हुआ ना कि जब फ्रांस और प्रूसिया के बीच आपस में युद्ध प्रारंभ हुआ ना, उस समय क्या किया, पोप ने खुद को सुरक्षित करने के लिए वेटिकन सिटी के राजमहल के अंदर खुद को बंद कर दिया। तब विक्टर एमेनुएल का संपूर्ण रूप पर इटली का अधिकार हो गया। जैसे उसने खुद को क्या किया, वेटिकन सिटी के अंदर बंद किया, इसने पोप ने वेटिकन सिटी के अंदर बंद किया ना, वैसे ही विक्टर एमेनुएल ने संपूर्ण रोम को, केवल वेटिकन सिटी को छोड़कर संपूर्ण रोम को इटली में मिला लिया। इस तरह इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखिए जर्मनी का एकीकरण, किसका एकीकरण? जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में कुछ बाधाएं थी। ठीक है, देखिए जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, जर्मनी के एकीकरण सबसे पहले बताया था कि जर्मनी था मतलब 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। ठीक है, उसके बाद जो उत्तरी जर्मनी था ना, जो जर्मनी था टोटल दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट और दक्षिण जर्मनी कैथोलिक बहुलक, यानी समाज थे। कितने समाज थे? दो समाज थे। कौन कौन? प्रोटेस्ट और कैथोलिक। ठीक है, इन दोनों ने पूरे जर्मनी को खुद दो भागों में बांट रहा था, इन दोनों को आपस में बनता नहीं था, ये भी बहुत बड़े कारण थे। ठीक है, और तीसरा राष्ट्रवाद के प्रारंभिक भावना का अभाव था। यानी जर्मनी के लोगों में ना राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। वहाँ के लोग उतने ज्यादा क्रांति के प्रति या अपने देश को आजाद कराने के प्रति वो ज्यादा भावुक या ज्यादा नहीं होना चाहते थे ना, अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो भावना का भी कमी था वहाँ पे। एक बात, एकीकरण के सहायक तत्व क्या क्या बने? बाधाएं हैं तो सहायक ही होंगे ना, अच्छाई है तो बुराई है, दुख है तो दर्द है, मोहब्बत है तो नफरत है, दुनिया में हर एक चीज है। ठीक है, जब बाधाएं हैं तो उसका हल भी तो है ना। ठीक है, नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं राइन राज्य की संघ की स्थापना, एक में सबसे पहला भूमिका किसने निभाया? नेपोलियन ने जो अभियान शुरू किया था। ठीक है, सैन्य अभियान शुरू किया था और राइन राज्य की जो स्थापना की थी ना, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किस चीज में? जर्मनी के एकीकरण में। दूसरा, बुद्धिजीवियों हिगेल, काउंट, हम्बोल्ट आदि की राष्ट्रवादी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा। यानी जैसे ये सब शुरू हुआ ना, वैसे वहाँ के जो महान महान लोग थे, राइटर, सिंगर, जो भी लेखक थे, गायकार थे, जो भी महान महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया, किताबें लिखकर अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना प्रारंभ किया और जनता को मोटिवेट किया। किस चीज के लिए? क्रांति करने के लिए। ठीक है, देखिए हम लोग शिक्षक छात्र संगठन, ब्रूसेल्स मेटरनिक दमनकारी कानून, कालस्वाद एवं व्यापारियों के संस्था जागरण का योगदान था। ये छात्रों के लिए जो संगठन था, ब्रूसेल्स था, मेटरनिक दमनकारी कानून का जो विरोध किया। ठीक है, उस सब में व्यापारियों की संस्था जालबेरिन का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है ना, जालबेरिन नामक संस्था इसलिए बनाई गई थी, किसके लिए? व्यापारियों के लिए, इसलिए व्यापारियों के लिए। ठीक है, अगला है कि विलियम एवं बिस्मार्क का अविभाज्य, यानी विलियम शेक्सपियर एवं जो बिस्मार्क था, ठीक है, जर्मनी का जो प्रतिनिधि था, डायट में प्रशा का प्रतिनिधि था, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही एकीकरण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नीतीश के बारे में।
बिस्मार्क और जर्मनी के एकीकरण दोनों का क्या एक साथ संबंध था। ठीक है, देखिए बिस्मार्क जो था ना, वो जर्मन डायट में प्रशा का प्रतिनिधि था और नकुल राजतंत्र का मतलब काफी कठोर मन का वो व्यक्ति था। ठीक है, जो कई राजा होते हैं ना, कई शासक होते हैं जो काफी नर्म दिल के होते हैं, अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसने भी किया लेकिन काफी स्ट्रिक्ट था। ठीक है, उसने सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए लोह एवं रक्त की नीति को अपनाई। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है ना, तो रक्त एवं लोह की नीति को, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। इसको याद रखना है। ठीक है, और इसी ने सैन्य शक्ति को समझा और कहा कि हम जो एकीकरण करेंगे वो सैन्य के बदल पर ही करेंगे। ठीक है, फिर अगला हम लोग को देखना है, नेक्स्ट है कि 1864 में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसने क्या किया? डेनमार्क को पराजित किया। इसने क्या किया? अपनी कूटनीति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अपनी कूटनीति का। 1864 में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, और डेनमार्क को हराकर स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसने क्या किया? सेल्सिंग पर जर्मनी का अधिकार, जर्मन बहुलक जो थे हॉल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व माना। यह उसके कूटनीतिक चाल थी। उन्होंने चाहा था ना, मैं किसी का क्या करूँ, जो ऑस्ट्रिया का अधिकार है किसी दूसरे क्षेत्र में दे दी और मेरे बाद उसका अधिकार मिले। ठीक है, इसने सेल्सिंग पर जर्मनी का अधिकार दे दिया। ठीक है, और जर्मन बहुलक जो हॉल्स्टीन पर अधिकार का प्रभुत्व माना। ठीक है, अब देखिए उनको हॉल्स्टीन की जर्मन आबादी को भड़का था। जो हॉल्स्टीन के लोग थे ना, वो वहां पर क्या थे? ज्यादातर लोग जर्मनी के थे। ठीक है, तो उनका क्या, जर्मनी के जो लोग थे उनको भड़काया। ठीक है, और उनको भड़का कर क्या कर वो आपके देश में क्रांति में विरोध को करने के लोग जाएंगे, सेना जाएगी। उसने क्या किया? बिस्मार्क ने सेना को रोक दिया, अपनी सेना लेकर नहीं जा सकते। इसलिए इसको साबित करना चाहेगा ना, तो किसी भी हाल में, वो किसी भी हाल में क्या है, तो उसने पहले हमला नहीं किया। ठीक है, उसने हॉस्टिंग की जर्मन आबादी को भड़का दिया और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध का माहौल तैयार कर दिया कि अब युद्ध होगा ही होगा। जैसे अभी अभी रूस और यूक्रेन में चल रहा है, रूस यूक्रेन में चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, वैसे इसने क्या सिचुएशन को क्रिएट किया कि युद्ध होगा ही होगा। ठीक है, फिर उसने 1866 में सेडोवा का युद्ध, याद रखना है 1860 में कौन सा युद्ध? सेडोवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसने ऑस्ट्रेलिया का क्या पराजित कर दिया और प्रशस्त ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व समाप्त हो गया। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया के पराजय हुई ना, उसमें प्रशस्त उसका अधिकार हट गया। ठीक है, और दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस युद्ध के माहौल में पहले उसने ऑस्ट्रेलिया को अपनी कूटनीति का प्रयोग से आ रहा है। फिर उसने टारगेट किसको बनाया? फ्रांस। किसको बनाया? फ्रांस को टारगेट बनाया कि फ्रांस को हराकर अपना पूरा जर्मन एकीकरण कर लिया जाए। फिर उसने कि नेपोलियन तृतीय द्वारा 19 जून 1870 को प्रशा पर आक्रमण, लेकिन सेडोन का युद्ध में फ्रांस की पराजय हो गई। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन तृतीय से मिलकर उसने 19 जून 1870 को प्रशा पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन फ्रांस की क्या हुई? सेडोन के युद्ध में हार हो गई। फ्रांस जीत नहीं पाया। कौन जीत गया? जर्मनी। ठीक है, तो 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी एकीकरण संपूर्ण हुई। अगर पूछ लिया कि जर्मनी एकीकरण कब हुआ, तो 18 मई 1871। और पूछ फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? कौन संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 18 मई 1871 को हुई थी। ठीक है, अब कुछ अन्य देशों में, यूरोप में कुछ अन्य देशों में क्रांति हुई थी, इसको हम देखते हैं। ठीक है, पहला है यूनान। यूनान में तुर्की का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? तुर्की का प्रभुत्व। ठीक है, इसमें राष्ट्रवादी भावना के उदय इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के सहयोग से 1832 में यूनान को संप्रदाय मान लिया। तो ना यूनान को आजाद करने के लिए बहुत सारे देश समर्थन में खड़े थे। ठीक है, जब दूसरे देश का विरोध में थे ना, तो यूनान के सपोर्ट बहुत सारे देश थे। उन्होंने क्या किया? अपने बल का प्रयोग करके यूनान को आजाद करा दिया। ठीक है, तो 1832 में यूनान का एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, याद रखना है एंड्रियोपोल संधि कब हुई थी? 1829 में एक संधि हुई थी, एंड्रियोपोल संधि कहा जाता है, कब हुई थी? 1829 में। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री है हंगरी। कौन सी? हंगरी। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव के विरुद्ध कोसुत और फ्रेडिक नामक क्रांतिकारी द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन किए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो था ना, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, हंगरी पर था। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए दो लोग, कोसुत और फ्रेसिक डिक ने क्या किया? क्रांति प्रारंभ। किस खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन की। 1846 में ऑस्ट्रेलिया ने हंगरी के लोगों की बात मान ली और उन्होंने जो जो बातें कही उसे स्वीकार किया और मंत्रिमंडल का निर्माण किया, जिसमें सभी लोग कहाँ के थे? हंगरी के ही थे। और प्रतिनिधि सभा का भी क्या किया? प्रतिनिधि सभा का राजधानी किसे माना गया? बुडापेस्ट को। और प्रति वर्ष सम्मेलन की मान्यता हंगरी को प्राप्त की गई। ठीक है, नेक्स्ट है पोलैंड। तो पोलैंड में राष्ट्रवादी आंदोलन को रूस के द्वारा दमन कर दिया। वहां पर लोगों में उतनी कोई खास भावना नहीं थी क्रांति के फलस्वरूप। अगला है कि बोहेमिया। तो बोहेमिया में राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया द्वारा कुचल दिया गया। ठीक है, यहाँ पर समाप्त होता है हम लोग का चैप्टर 1। अब हम मिलते हैं अगले
मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग अपने विवेक को सॉल्व करेंगे।